हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस क्लिक पे। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो का पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं चिप्स का पैकेट जो होता है, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य पदार्थ जो तेल से बना हो या किसी वसा से बना हो उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों रखी जाती है। तो इसका आंसर होगा, ये 2 नंबर का था, इसका आंसर है तेल एवं वसा उपचयन या ऑक्सीकरण होने पर ये विकृत कंदिता हो जाते हैं तथा इनकी स्वाद एवं गंध परिवर्तन हो जाता है। अतः उपचयन से बचाने हेतु इसमें कम क्रियाशील नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत कम रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा या अन्य गैसों की अपेक्षा। इसलिए क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं तेल से और वसा से बने हुए, उसमें हम क्या डालते, कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अगर हम उसको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उनमें विकृत गंधिता, मतलब उनमें क्या आने लगेगी, एक निश्चित समय बाद ऑक्सीकरण के कारण बदबू आने लगेगी और वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। खराब होने पर उसके स्वाद में भी परिवर्तन होगा और गंध में भी परिवर्तन होगा और स्वाद शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं। अगला क्वेश्चन था, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का है, 1 नंबर की उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और 1 नंबर का आपने एग्जाम्पल देना है। तो क्या इसकी परिभाषा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल एवं क्षार का जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है, और साथ में क्या मिलता है, वाटर। ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, HCl को भी एक्वस फॉर्म में लेते हैं। जो हमें NaCl मिलता है सोडियम क्लोराइड, वो एक्वस फॉर्म में मिलता है, और वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों 2 पार्ट में आया था, 2 में से कोई एक पार्ट करना था। एक पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 25 2 भाग में थे, 2-2 नंबर का। जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का, उसके 4 सब क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, और पहले वाले में 2-2 नंबर के थे। तो इसमें क्या पूछा गया था दूसरे पार्ट में, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व के नाम लिखिए। आपको पता है आवर्त क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम आवर्त है आवर्त सारणी का, उसमें मात्र 2 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं है। खा पूछा गया था, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो हमें पता है कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, एक और होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे 2 पूछे गए तो हम 2 ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 25 का तीसरा पूछा गया था, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपको पता है, आपने प्रयोग भी किए होंगे अपनी प्रयोगशाला में, जो सोडियम धातु होती है उसको हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक तो वो हाईली रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। क्यों है क्रियाशील, इसका ज्वलनताप अत्यंत कम होता है, यह वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अतः वायु से संपर्क हटाने के लिए सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, उसका ज्वलनताप भी क्या है, कम है। जब वो वायु के संपर्क में आएगा तो वायु और सोडियम मेटल के बीच तेजी से घर्षण होगा, जिसके कारण वो क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए उससे बचाने के लिए हम किस में रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। पानी के संपर्क में आने पर भी क्या हो जाता है, सोडियम धातु अभिक्रिया करके जलने लगती है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का घा है, 1 नंबर में पूछा गया, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। किसको, सक्रियता श्रेणी में किसकी क्रियाशीलता मापी जाती है, धातुओं की, मेटल की, ठीक है। किसमें, अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं, हमने एक सारणी बनाई है जिसमें हमने कौन कौन से धातु ली है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। हाइड्रोजन होती है गैस, ठीक, बाकी सारी क्या है इसमें, मेटल है। तो जो सबसे ऊपर है वो क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील, जो सबसे नीचे है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील। तो जो बीच की होंगी वो मध्यम क्रियाशील होंगे।
अवरोही क्रम में देखो, सबसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखा है, सबसे ऊपर रखिए सर्वाधिक क्रियाशील और सबसे नीचे रखिए सबसे कम जो क्रियाशील है। इसी सारणी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो का है वो पूछा गया था, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन। उसमें क्या करना था, सिर्फ आपने उसकी समीकरण लिखनी थी, ठीक है। क्या होता है जब, 2 नंबर के है, 2 इक्वेशन थी, एक नंबर का। सबसे पहला था जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब जिंक को, जिंक का फॉर्मूला क्या है Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्या किया जाता है, दोनों को जब एक साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है Na2ZnO2। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये तीर का निशान हमने ऊपर लगाया है क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, ठीक। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, ठीक है, उसको जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारा है NaHCO3। इसका जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले एक तो मिलता है हमको सोडियम कार्बोनेट, दूसरा वाटर और तीसरा हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अगला था क्वेश्चन नंबर 26 का ये भी 2 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया है, रिडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। 1 नंबर परिभाषा का है और 1 नंबर एग्जाम्पल का है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है आपको पता है, सबसे सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। प्रश्न नंबर 27 में का में पूछा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव के बच्चे में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा। तो आप सबको पता है कि जो मनुष्य है इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर एवं मादा में समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा क्या होता है वो नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं। हमारे हाथ, कान, नाक, आंख जो हम दोनों महिला और पुरुष में एक जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। स्त्री में 23 जोड़ा गुणसूत्र भी समान होता है, ठीक है, परंतु पुरुष में क्या होता है, ये असमान होता है। इसे क्या बोलते हैं, जो पुरुष में असमान होता है उसे बोलते हैं हेट्रोसोम्स। स्त्री में 23वां जोड़ा गुणसूत्र XX होता है, जबकि पुरुष में क्या होता है, XY होता है। इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्री के सभी युग्मक 22+X गुणसूत्र वाले, जबकि पुरुष के युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं 2 प्रकार 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होंगे। लिंग का निर्धारण निषेचन के समय मिलने वाले शुक्राणु के गुणसूत्र के आधार पर होता है। कहने का मतलब है कि जो शुक्राणु मेल से निकलता है, नर से निकलता है, उसके कारण ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, जिसको हम इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक फीमेल है, ये मेल है। फीमेल में क्या होते हैं, एग होते हैं, अंडे होते हैं, और मेल में क्या होते हैं, स्पर्म या शुक्राणु। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मेल और फीमेल का 23वां जोड़ा, जो लिंग के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग में क्या होता है, 23वां जोड़ा XX, और स्पर्म में होता है XY। जब हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं और इसके बाद इसका निषेचन होता है तो फीमेल का X जब मेल के X से मिलता है तो क्या बनेगी, XS बनेगा। तो XS का मतलब फीमेल, गर्ल बनेगी, ठीक है। फिर जब ये फीमेल का X मेल के Y के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, निषेचन करेगा, तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा, XY। सेम इधर यहाँ है, अगर मेल का X फीमेल के X से फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, और मेल का Y फीमेल के X से फर्टिलाइजेशन करेगा तो Y बनेगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, मेल गर्ल और बॉय होने की 50-50% है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 44 + XY वो क्या होगा, पुरुष होगा, नर शिशु होगा। 44 + XX वो क्या होगी, मादा शिशु होगी। इसी प्रकार से मनुष्य के बच्चे में क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 27 का खा पूछा गया था बच्चों, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी करना, जैसे हम फोटो स्टेट करते हैं एक कॉपी की दूसरी वैसी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए प्रतिकृति या कॉपी के फलस्वरूप जीवधारी के लक्षण और उनमें गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। जब डीएनए कॉपी करेगा तो जीवधारी में क्या होगा, वो जीव कोई भी हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, उसमें क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बनी रहेगी। इसके कारण जीवधारी अपने वातावरण का उपयोग कर पाता है, अर्थात वातावरण से अनुकूलित रहता है। तो जो उसके आसपास का जो वातावरण है उसका एडेप्टेशन या अनुकूलन वो इस कारण से कर पाता है। डीएनए प्रतिकृति के फलस्वरूप कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता है। देखो बेटा, जैसे डीएनए से जब कॉपी होती है तो हमारी जितनी कोशिकाएं हैं वो बननी कंटिन्यू बनती रहती है, सृजन होता है। डीएनए में ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती है। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में होती है। प्रोटीन के फलस्वरूप ही लक्षणों का निर्धारण होता है। जो प्रोटीन होता है, आपको पता है प्रोटीन क्या होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लक्षण हैं उनका निर्धारण होता है। आपको पता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।